नमस्कार, मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कॉमेडियन सुनील पाल, जो कि एक ऐसा नाम है जो देश में हमेशा हंसाने और गुदगुदाने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों और आप सबका खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सब देखने वाले प्यारे प्यारे हमारे दोस्तों साथियों को प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका सुनील पाल। सर, देश के हालात जो भी चल रहे हैं, देश का अन्नदाता यानी कि किसान, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, वो दिल्ली की सीमा पर पिछले 19 दिन से डटा हुआ है। धरने पर बैठा हुआ है। क्या नहीं लगता आपको सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से दिल्ली की सीमा पर जो हमारा अन्नदाता बैठा है, तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि उनकी दिल्ली तमन्ना पूरी करे। जो वो चाहते हैं, जो 3 कानून के वो खिलाफ है, उस कानून पे रिसर्च करें, समझे कि अन्नदाता क्या चाहते हैं। क्योंकि धरती का लाल, धरती का पुत्र हमारे अन्नदाता, उसके बाद ही आते हैं अन्नदाता। पहले अन्नदाता फिर अन्नदाता। क्योंकि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी नास्तिक से नास्तिक, काफिर से काफिर आदमी हो, वो दिन में 2 बार पेट पूजा ज़रूर करता है। तो बाकी की पूजा करना करे, पेट पूजा ज़रूर करनी पड़ती है उसे। तो ऐसे हमारे किसान अन्नदाताओं को, धरती पुत्र को, कि जैसे मैंने कहा हमेशा कि हम 4 लोगों का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। धरती के भगवान वही है। एक तो हमारे माता पिता, दूसरे हमारे गुरु, तीसरे जय जवान जय किसान, चौथे। तो ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे ये लोग मेहनत करते हैं, इसलिए हम अपना पेट भरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका पूरा ख्याल, जितना ख्याल रखा जाए उतना ज़रूरी है। क्योंकि इनकी फसलें हैं, इसलिए हमारी आने वाली नस्लें हैं। आपके व्यंग के द्वारा कोई ना कोई टिप्पणी हमेशा ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर की जाती रही है। क्या किसानों पे भी आपने कोई व्यंग बनाया है या सरकार पर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया, आज वहाँ पर जो बैठे हैं किसान, फार्मर्स हमारे, और उसमें भी बुजुर्ग किसान, यानी फा, फार्मर फार्मर, मतलब फार्मर फार्मर बैठे हैं, तो बुजुर्ग भी बैठे हैं वहाँ पर बेचारे, जो इस वहाँ पर पर बुजुर्ग महिलाएँ भी हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी है। और वो बहुत सरकार से और बाकी लोगों से भी कह रहे हैं। हालांकि 22 पार्टियां उनके साथ में हैं, लेकिन उनकी वॉइस कोई नहीं सुन रहा है। तो हमारे ये इनके साथ अनबन करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे घर पे अन्न बनता है इनकी वजह से। तो इनके साथ अनबन ठीक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत सच्चे दोस्त है। मैं तो कहता हूँ कि दूर से दिखने वाले ये हमारे अनफ्रेंड है। अन इनकी वजह से ही आता है। और तो मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्टाइल से, अपने माध्यम से, कि अ, इनकी बातों को सुना जाए, इनको समझा जाए। क्योंकि ये हमारा ये क्राउड नहीं है। ये जो बैठे हैं वहाँ पर, ये क्राउड नहीं, हमारा प्राउड है। जितनी पार्टियाँ हैं वो सब वीआईपी हो सकती है, लेकिन ये वीवीआईपी है। बड़े बड़े नेता महान हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन धरती के भगवान ये है। इनको बहुत जितना हम संभाल सके, जितना हम उनके लिए सोच सके, जितना हम अच्छा कर सके, करना चाहिए। क्योंकि इनका ऋण नहीं उतारा जा सकता। तो अगर ये कहीं कहीं कुछ तो बात होगी जिसके लिए वो बैठे हुए हैं। वो ओपोज़िशन पे बैठे हैं, अ, व्रत पे बैठे हैं, और नेता मौन व्रत पे बैठे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बीच में क्या-क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, इसकी डिटेलिंग तो मेरे पास में नहीं है। लेकिन एक नादान होने के नाते, देश का सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते, क्योंकि मैं खुद भी, हमारे परिवार में बैकग्राउंड में किसान है। हमारा कल्चर जो है वो एग्रीकल्चर रहा है। वैसे भी देश में अब कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही बचा हुआ है। और हमें चाहिए कि हम किसानों का सम्मान करें। यही मेरे मन की बात है। क्योंकि मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो असली जो सोना, असली जो मोती है, वो हमारी फसल है। ये रियल वाले
जो ज्वेलरी में शॉप में मिलते हैं, उससे पेट नहीं भरेगा आपका। जी। वो मेरा पड़ोसी ये याद है मुझे, सोना चांदी च्यवनप्राश ले आया क्योंकि उसने ऐड देखा था कि चुस्त शरीर और तंदुरुस्त दिमाग पाओ जी। तो सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ। तो कभी तुम्हारा सोना चांदी खा गया, च्यवनप्राश खाना भूल गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो जो रियल जो हमारा सोना है, रियल जो हमारी चांदी है, वो हमारा अनाज है, जिसको हमारे धरती पुत्र, हमारे किसान भाई और बहनें मिलकर उगाते हैं, और उसकी वजह से हम जी पाते हैं। तो एक नादान हिंदुस्तानी होने के नाते, मगर देश किसान का बेटा होने के नाते, मैं ये निवेदन करूंगा कि किसानों का बहुत ख्याल रखा जाए। वो हमारे लिए भगवान है और वो सब कुछ है। आपकी इंडस्ट्री से यानी कि बॉलीवुड से कोई भी बड़ा नाम इनके समर्थन में नहीं आ रहा है। बस सिर्फ़ आते हैं या तो एक तरफ कंगना रनावत है या दूसरी जगह दलजीत, जो कि सिंगर है पंजाब के एक बहुत बड़े। इन दोनों में ही वार देखा जा रहा है, एक तरह से जंग छिड़ गई है, ट्विटर वॉर। लेकिन बड़ा नाम क्यों नहीं आ रहा है? जबकि कई बड़े अभिनेता हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने बड़े अच्छे किरदार निभाए हैं किसानों के रोल में। देखिए, ट्विटर का मामला तो ऐसा है कि सुबह मैं करूंगा एक ट्वीट और शाम तक बन जाऊंगा एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट बनने का एक अच्छा तरीका है, आओ ट्वीट करें। और ट्वीट भी उन्हीं का देखा जाता है, समझा जाता है, जो नामचीन है, पर्सन लाइक दलजीत एंड कंगना। तो दलजीत अगर कर रहे, तो वहाँ पर 22 दल भी जीतने की कोशिश कर रहे हो। जी। 22 के 22 दल जो है वो मतलब लगे। आपका कहने का मतलब है दिलजीत राजनीति कर रहे हैं इसमें। भाई, नाम में ही दलजीत है। नाम में ही दलजीत है। और कंगना हो या कोई भी आभूषण हो, हमारा सच्चा आभूषण जो है, कंगना, कान की बाली, ये वो जो आभूषण है, लेकिन रियल धरती का आभूषण हमारा किसान है, हमारी मिट्टी। वही तो है किसान जो मिट्टी से रियल में जुड़ा होता है, जिसे रियल डाउन टू अर्थ कहा जाता है, जो रियल धरती पुत्र होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमको अ, राजनीति से दूर, जिसका वक्त है उसको भी छोड़ दो, जिसका तख्त है उसको भी छोड़ दो, जो सख्त है वो भी छोड़ दो, जो बिना रक्त है वो भी छोड़ दो, जो अंधभक्त है उसको भी छोड़ दो। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सबको मिल के, मैं किसी सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, किसी की तारीफ या पैरवी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसान जो है वो वो पहले से ही किसी तरह की सुविधा और उस चक्कर में नहीं आ रहे हो। वो तो उनको भैया कि वो जो ज़रूरत है, जिन जो उनसे जिनसे उनको दलों को साथ में लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि दलों से पीछा छूट सके। यानी कि ये बिचौलिए जो ये बिचौलिए जो दल उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें साथ लेने का कारण ये है जो बिचौलिए यानी कि जो दल्ले जो दलों दलों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दलों का जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पा रहे लोग। मीडिएटर। मीडिएटर। तो बहुत ठंड भी पड़ रही है वहाँ पर। लोग ठंड में कोहरा पड़ रहा है, सीमा में है, सीमा में अगर सीमा में बैठे किसानों की आप बात नहीं समझ रहे, तो भाई आप तो हद कर रहे हो मतलब। तो ये समझ चीज़ें है कि सबको मिलके, सारी पार्टी को इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार को भी मिलना चाहिए, जो जो सरकार में नहीं है उनको भी मिलना चाहिए, और उनमें मिलके किसानों का हित ढूंढना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, क्योंकि अमित शाह जी जो है वो हमारे इक्के, ए फॉर अमित शाह, लेकिन वो डबल इक्के से परेशान है, अडवाणी और अंबानी। अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी। तो वो किसान जो है अडानी और अंबानी से परेशान है। तो मैं तो सोच 3 इक्के हो गए मिला करके। 3 इक्के मिल जाए तो फिर वो जो उनकी हालत इस वक्त पुराने इक्के की तरह है, अडवाणी की तरह, वो ना हो। फिर वो मोदी जी की तरह चमके, क्योंकि नरेंद्र के हाथ में अब सारी बाजी आ गई है। ये नरेंद्र और वो नरेंद्र जो कृषि मंत्री है, जी, जी। जो वो हमारे रियल हीरो जो है वो हमारे किसान है। और भारतीय जनता पार्टी आज समर्थन रूप से कहना चाहती है कि हमारे किसान भाइयों बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके साथ में है। 22 पार्टी होंगी उनके साथ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ में है, क्योंकि किसान हमारे घर जैसे हैं, उनसे हमारा घर चलता है। ये बात मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं गृह मंत्री हूँ। घर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है,
हम जितना भी घमंड, जितना भी नाज है, किसानों की वजह से ही हमारे घर पे अनाज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसानों के व्यक्तिगत बातों को समझे, उनके साथ में रहे, उन्हें समर्थन करने से हमको लगता है कि अन्नदाता सुरक्षित रहेगा और हम सब, पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में है। जय जवान जय किसान। क्या गृह मंत्री जी ये सब बातें कहने के लिए कहते हैं, जुमले छोड़ते हैं, या वाकई में वो किसानों का दर्द समझते हैं? उसी अंदाज में बताइए। देखिए, ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, हम सब किसानों के ही पुत्र हैं और हम सब ने जमीन से जुड़कर ही छोटे छोटे कार्य करके ही अपने आप को बड़ा करने का कार्य किया है। इसमें किसानों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, समर्थन है देश के किसानों का और जवानों का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जवानों और किसानों के साथ में सदैव खड़ी रही है। और जो कानून को तोड़ रहा है, उनसे निवेदन है कि कानून को ना तोड़े, नहीं तो कानून तुमको तोड़ेगा। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह। धन्यवाद। आज दिल्ली सरकार, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गई है। दिल्ली में ही धरना देना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। अब ये बताइए कि किसान सीमा पर हैं, दिल्ली सरकार धरने पर है, जनता क्या करेगी? देखिए, जवान और किसान इस वक्त दोनों स्थिति की एक स्थिति में है, दोनों सीमा पर है। एक देश की सीमा पर है, एक दिल्ली की सीमा पर है। जी। और दोनों की सीमा जो हमारी रक्षा करते हैं, अब उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो भाई अरविंद केजरीवाल जी से ये निवेदन करूंगा कि इस वक्त हम सब मिलके इस समस्या पे बात करें और टुकड़े टुकड़े न करें। और 3 कानून जो है उसके साथ में रह के हम ये बात का प्रयत्न करेंगे कि 3 चीज़ें उनके साथ में ना हो, उनकी भीड़ में कोभिड़ ना हो, गर्दी में गुंडागर्दी ना हो और राजनीतिक फायदा उठाने का कोई प्रयत्न ना करें। ये हमारे देश के शान की बात है, किसान की बात है। जो किसान परेशान है, उसकी परेशानी मिलके हम दूर करेंगे। इस बात के लिए हम सबको एक होना चाहिए, एकता में ही ताकत है। कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, कितना खुश है इस बात को लेके? कोरोना की वैक्सीन जो आने वाली है, मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब लालू जी अगर होते तो कहते देखिए पगला, बिहार इलेक्शन में वादा किए थे मोदी जी, बोले थे ना कि वैक्सीन आने वाला है। अब एक वादा और किए थे कि वैक्सीन फ्री दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो सरकार तो बन गई है। तो पूरे देश को कोरोना फ्री करेंगे नो, पूरे देश को कोरोना फ्री कर देंगे। और अब देखिए, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। और जहाँ तक लालू जी का बात है, लालू जी लॉकडाउन में है, अभी भी लॉकडाउन में है। और लालू जी ने जो है, भाई देखिए, लालू जी ने, आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन किया है। जो बात समझ नहीं रहा, तुम नितेशवा का आदमी लग रहा है, बात समझ नहीं रहा है। बस, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जहाँ बिहार है वहाँ बहार है। अगर ये वादा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता से एक जनसभा में किया होता कि आपको कोरोना की वैक्सीन फ्री दी जाएगी, तो किस अंदाज में बोलते हो इस बात को? मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं पूरी बिहार की जनता से यह वादा करूंगा मित्रों कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी, हम आपको चुन चुन कर कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे। मित्रों, मत रो, कोरोना वैक्सीन आएगी, जल्दी आएगी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी आएगी। मित्रों, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास।
और कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी, इस बात का रखिए आस, नहीं करेंगे निराश। बॉलीवुड में एक बड़ा ही घमासान मचा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर। लेकिन जब से बिहार इलेक्शन समाप्त हुआ है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, कोई डिबेट नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? मुझे इस बात का तो बहुत दुःख है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं वो। आकस्मिक उनका जाना बहुत दुखद है, अचानक जाना। लेकिन मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। मेरा मन करता है, कहता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई है, शामिल है, जल्द से जल्द बाहर आ जाए। लेकिन अब तो सीबीआई जांच भी हो चुकी है लगभग पूरी। इसी बात का दुःख है, मतलब मैं किसी पर कोई उँगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल है, सीबीआई। लेकिन अब मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा खुद का व्यक्तिगत मन नहीं मान रहा है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की होगी। ज़रूर कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ के शिकार हुए। जिस तरह की बातें सामने आई बॉलीवुड को लेकर के कि भाई भतीजावाद, एक अलग-अलग लोबियाँ हैं, नए स्टार्स को, नए युवाओं को मौका नहीं मिल पाता है जो बाहरी हैं। क्या आपको भी इस तरह का कभी शिकार होना पड़ा है इंडस्ट्री में? देखिए, भाई-भतीजावाद तो मैं समझता हूँ कि वो तो हर जगह पे है। अपने जैसे देश में आरक्षण है, आरक्षण है ना? जी। तो वो भी एक तरह से नेपोटिज़्म ही है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर समाज को किसी दूसरे समाज से आगे रखना, अधिकार दे देना, तो ये तो नेपोटिज्म ही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो हमारे डीएनए में शामिल है, नेपोटिज्म। ग्रुपिज्म जो है वो थोड़ा सा घातक है। ग्रुपिज्म इसलिए घातक है कि लोग आजकल नशे के आदी हो गए हैं। तो जो मेरे साथ में शराब पिएगा वही मेरा अच्छा दोस्त है। जो मुझे अब पीते हैं आप? मैं नहीं पीता, इसलिए तो मैं आज कम काम में दिखाई देता हूँ। उसका कारण सिर्फ कि मुझे कोई नशा नहीं। अगर आप नशा करते तो आपको शायद काम ज़्यादा मिलता। शायद किसी ग्रुप जिस में तरह से अभी एक कॉमेडियन अपने हाँ, पति के साथ नशीले पदार्थ के आरोप में पकड़ी गई। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उनका तो ये आरोप है कि जो लोग उनको खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले उनके भी काफ़ी चमचे हैं, अच्छा। कि यार उनको नहीं बोलना चाहिए, राजू श्रीवास्तव को, सुनील निरपल को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। मैंने कहा तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही? हमें बोलने में शर्म आनी चाहिए। जिस चीज़ को बोलने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसको तुम इतना प्राउडली कह रहे हो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। अरे भाई, हमारी बिरादरी का देश में कोई बात आ जाती है, तो हमें ये नहीं देखना कि मैं फलाँ हूँ, फलाँ हूँ। हम भारतवासी हैं। वैसे ही हम कॉमेडियन हैं, कॉमेडी का नाम खराब कर रहे हो कॉमेडी में होते हुए। तुम पर्सनल क्या हो, तुम्हारा घर पे क्या है, हमको कुछ नहीं उससे लेना देना। लेकिन जब तुम कॉमेडी में हो, कॉमेडी करते हुए इस तरह के काम करते हो, तो तुमको मैं हम सारे कॉमेडियंस को आवाज़ उठाना चाहिए। मुझे ही नहीं, सबको उठाना चाहिए। और जो चमचागिरी कर रहे हैं, तो उनको तो पहले उठाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारती सिंह को मैं तब से जानता हूँ, जब उसके संग हर्ष नहीं था, वो खुद संघर्ष में थी। जो उनके पति हर्ष हैं, तब उनके साथ नहीं थे, वो खुद संघर्ष कर रही हर्ष थी। संग नहीं थे, लेकिन वो संघर्ष में थी। उसको मैं जानता हूँ लाफ्टर फोर से, और लाफ्टर फोर से ही वो चौगनी प्रतिभा की मालिक की रही है वो हमेशा, और मुझे हमेशा बड़ा भाई मानती है। लेकिन देखो क्या इत्तेफाक है कि दोनों ने साथ में डेट की, आज दोनों तारीख पे जा रहे हैं। मैरिज ब्यूरो से शुरू किया था, नारकोटिक्स ब्यूरो पे पहुंच गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द उनको सद्बुद्धि मिले और सब अच्छा हो जाए, और उनके द्वारा लोगों तक ये बात सही पहुंचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नशा करना जो है कोई भी चीज़ का समाधान नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि नशा करो, बच्चन साहब भी करते, लता मंगेशकर जी भी करती, सचिन तेंदुलकर भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं नशा। कौन लेकिन सा नशा? कौन सा नशा? काम का नशा, काम का नशा जो है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा नशा है। दुआओं का नशा करो, अब इबादत का नशा करो, किसी भी चीज़ का, अच्छी चीज़ का नशा करो। इसको बच्चन साहब की आवाज़ में ज़रा दर्शकों को बताएँ। देवियों सज्जनों, जहाँ तक मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप पति से करोड़पति तभी बनेंगे जब आप अपने काम से प्रेम करेंगे। आए तो भैया, नशा जो है बिल्कुल मत कीजिए। मैंने एक्टिंग की है फिल्म शराबी में, नशा किया है मैंने, लेकिन वहाँ सिर्फ एक्टिंग का नशा था। तो देवियों सज्जनों,
नशा करे जीवन की बुरी दशा, शराब बहुत है खराब और बाकी बाकी जो नशीली चीज़ें हैं, हाय, 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 हाँ, हाँ, बाकी जो नशीली बातें हैं, वो आपकी दुःख और दर्द की रातें हैं। उन्हें ना छुएँ, दूर रहिए। ऑल द बेस्ट। बिग बॉस में इस बार विनर के रूप में किसे देखना चाहेंगे? राखी सावंत, राखी सावंत है ना उसमें? आई है ना उनकी इंटरव्यू है ना राखी सावंत की। जी। हो जाए राखी सावंत मेरी अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा मेरी पिछली फ़िल्म में भी थी बिग बॉस में और अभी इस फ़िल्म में प्रमोशन के लिए मेरा मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। जी, आप आपके यहाँ पे शूटिंग हुई लॉकडाउन टू अनलॉक, जी। ये फ़िल्म जो अभी मेरी आ रही है, तो लॉकडाउन में जो कुछ भी दुःख और दर्द को हमने देखा, जो दुर्घटनाएँ हुई, उसको अपने फ़िल्म के ज़रिए पेश कर रहा हूँ। जल्द वो फ़िल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, आप सब दुआएँ दीजिए। एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। हमारे देश में हमेशा ही धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है, मारकाट मचाई जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से जुड़ा हुआ मामला हो। आजकल कुछ इस तरह के कानून बन गए हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बना दिया गया है। क्या इस तरह के कानूनों की ज़रूरत है? देखिए क्या है स सॉरी ये क्या है देखिए हमारे देश में आस्थाएँ और श्रद्धाएँ बहुत सारी हैं। अगर मेरी श्रद्धा आप में है कि मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। दुनिया के लिए आप कितने ही बुरे हो मेरे लिए अच्छे हैं। ऐसे सबका होता है। जात, धर्म, बिरादरी ये सब उसी का नतीजा है कि हमारी श्रद्धा होती है इसके ऊपर। तो श्रद्धा में जो कुछ हमें अच्छा लगता है, हमें करना चाहिए और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिससे वो बिरादरी भी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका भी नुकसान हो सकता है, तो उसमें थर्ड पार्टी अगर आपको समझाने की कोशिश करे, अच्छी चीज़ को समझाने की कोशिश करे, तो उसे समझना भी चाहिए। क्योंकि प्यार बाँटते चलो, प्यार बाँटते मैं हिंदू तू मुसलमान हम सब हैं भाई भाई प्यार बांटते चलो प्यार बांटते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी भाषा के लिए लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी भाषा के लिए लड़ते हैं जबकि उनके मासूम बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जो आपकी इंडस्ट्री है, उसको शुरू करने वाले उसके जन्मदाता स्वर्गीय दादा साहेब फाल्के जी थे। लेकिन उनकी कोई प्रतिमा तक देखने को नहीं मिलती है, उनका एक कोई फ़ोटो तक नहीं मिलता है। क्या लोग भूल चुके हैं उन्हें? भाई वैसे भी हमारे देश में लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है और इसीलिए मैंने कहा ना कि भैया प्यार बांटते चलो। दादा साहब फाल्के जी का साल में एक बार बड़ा अवार्ड होता है, उसमें बड़े-बड़े कलाकारों को अवार्ड मिलता है और जो रियल सिनेमा प्रेमी है, वो उनको पूजा करते हैं, वो याद करते हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जैसे आपके ग्रैंडफ़ादर हैं, उनके ग्रैंडफ़ादर का नाम आपको याद नहीं होगा, क्योंकि एक 2 या 3 पीढ़ी तक ही लोग याद हमें तो रखें। याद है। हाँ, बट उसके बाद कितना याद है? 2 या 3 या 4 पीढ़ी की याद है। उसके बाद तो वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बुज़ुर्गों का अपमान कर रहे हैं या बुज़ुर्गों को कोशिश अपने काम से भी करते हैं कि उनके नाम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही दादा साहब फाल्के अमर है। वो जब तक उन्होंने सिनेमा दिया है और सिनेमा जब तक रहेगा, कोई उनका नाम ले ना ले, बोलते हैं ना कि देखिए कैसे कहते हैं कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा जो भी देखेगा तुझको तुझे मेरा लाल कहेगा तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो जब तक सिनेमा बनते रहेगा दादा साहब फाल्के जिंदा रहेंगे अमर रहेंगे उनको कोई नहीं मिला ना इंसानों की याददाश्त के भरोसे थोड़ी वो बहुत ऊपर है। सिनेमा सृष्टि जो है वो दादा साहब फाल्के की औलाद है।
और औलाद जब तक ज़िंदा रहेगी, जब तक फ़िल्म बनती रहेगी, तब तक वो उनको कोई हमसे जुदा कर ही नहीं सकता। एमडीएच मसाले के जो एमडी थे, जन्मदाता थे, धर्मपाल सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है। उनको किस अंदाज में सुनील पाल श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? उन्हें कहूँगा कि बादशाह मसाला तो हमने देखा ही है, लेकिन ये मसालों का बादशाह था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि म घर-घर से इनका रिश्ता था, कि हर घर में इनका मसाला पहुँचता था। तो जब वो गए, तो मुझे लगा कि वो हर घर का पर्सनल नुकसान हुआ है। हमारे जीवन को फीका करके चले गए। हमारे जीवन से वो मसाला लेके चले गए। आज हमारा जीवन मसालेदार नहीं है, क्योंकि हमारे वो धर्मपाल जी, जिन्होंने काम को अपना धर्म समझा था, जो टाँगों पर आए, टाँगा चलाते-चलाते आए थे और लंबी रेस के घोड़े बन गए अपने कार्य में। धर्मपाल जी को मैं पद्मश्री, पद्म भूषण, धर्मपाल जी को मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की, अच्छे काम किए। 2 में 100 में 2 कम, उनकी एज में कहूँगा 100 में 2 कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि डबल एनर्जी के साथ में उन्होंने काम किया और वो वर्ल्ड के सबसे फेमस मॉडल रह चुके हैं। उनके मसाले पर उन्हीं का फ़ोटो आता था खुद की मॉडलिंग करते थे वो। 40 साल से। आपकी दुआ से, आपकी दुआ से एमडीएच मसाले। तो मैं कहता हूँ कि एमडीएच का मतलब होता है महान धर्म हमारे, एमडीएच। मतलब उनके एमडीएच की आपने पूरी की पूरी फुल फॉर्म ही चेंज कर दी है। जी, क्योंकि वो वाक़ई घर ज उनको उनको उनका जाना जो है वो हमारा पर्सनल लॉस है, क्योंकि घर-घर में मसाला देने का काम, मसाला ज कितना ज़रूरी है। जीवन में मसाला चाहिए, वैसा बोलते हैं ना? तो घर-घर में मसाला पहुँचाने का काम उन्होंने किया। तो उनको मैं कहता कि मर्द टाँगों वाला, वो था मर्द टाँगे वाला, हमको खिला गया वो एक बेहतरीन मसाला। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आपको लगता है जो आपकी इंडस्ट्री में बड़े-बड़े अवार्ड शो होते हैं, वाक़ई में उनके साथ भी आपकी अगर लैंग्वेज में बात करूँ मुंबईया झोल-झाल होता है? वो असली हकदार को नहीं मिल पाता वो अवार्ड्स? हाँ, यू कैन से कि क्योंकि अभी अगर 10 अवार्ड फंक्शन होते हैं, 10 में 7-8 तो कमर्शियली झोल-झाल वाले ही होते हैं। जी। 1-2 ठीक होते होंगे, लेकिन हो गया ऐसा, क्योंकि करे क्या भाई, देखो क्या, जिसको अवार्ड फंक्शन करना है, वो अपनी जेब से पैसा लगाता है, 4 लोगों के पास में जाता है, स्पॉन्सर लाता है, कलाकारों को बुलाता है, कलाकारों को पेमेंट देता है, फला करता है, ये करता है। कलाकार आते भी है तो बोलते भाई मैं आऊँगा, मुझे उनकी कुछ डिमांड होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा करते-करते फिर वो कमर्शियली हो ही जाता है। उसमें सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि जैसा वो अवार्ड मिल रहा है, तो 20 या 50% अवार्ड बेच दिए जाते हैं। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये छोटे अवार्ड्स के साथ भी होता है सिर्फ़ या बड़े अवार्ड्स जो होते हैं उनके साथ भी होता है जो सुपरस्टार्स को मिलते हैं? देखिए साहब, तो मैंने सरकारी स अवार्ड के बारे में भी सुन रखा है कि ऐसा होता है। जी। तो सरकार भी क्या है? हमारा अपना चहेता नेता होता है, जैसे तुम्हारी कोई पार्टी है, उस पार्टी का नेता अगर वहाँ बैठा है जी। और तुम उनके गुड लिस्ट में हो, तो तुम्हें भी सरकारी अवार्ड दे दिया जाएगा कोई। सुना है मैंने ऐसा, देखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि चाहते लोगों को दे दिया जाता है। बाकी प्राइवेट का तो कहना क्या है, वो तो भाई कोई भी अवार्ड प्राइवेट का तो फिर उनके हाथ में ही होता है। उनको लगता है कि नहीं यार, ये फला एक्टर मेरे इसमें आके बैठा हुआ है, इसको अवार्ड दे दो, नहीं तो बुरा मान जाएगा। भले वो डिज़र्व उतना नहीं करता है, लेकिन वो बड़ा है, आके बैठा है, दे दो। फला वो आर्टिस्ट ने हमारे यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, उसको दे दो। ऐसा होता है, बहुत सारे अवार्ड में होता है। मैंने कहा ना कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। जी। होता है ऐसा। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की नोएडा जा रही है। कुछ फ़र्क पड़ेगा मायानगरी मुंबई पर? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पे लोग आपत्ति क्यों जता रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ बन रहा है, वो तो अच्छी बात है ना। जी। बिगड़ तो नहीं रहा ना, जी। कुछ टूट तो नहीं रहा, कुछ फूट तो नहीं रहा है, कुछ चीज़ बन रही है। देखिए, फ़िल्म सिटी कहीं पर भी बने, मुझे जहाँ शूटिंग करने के लिए मैं वहाँ करूँगा, जी। लेकिन चूँकि वहाँ पर बनी फ़िल्म सिटी, तो वहाँ 4 लोग जाएँगे काम करने के लिए,
तो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, वहाँ के लोग काम भी करेंगे, रोज़गार बढ़ेगा। अगर अच्छी रिपोर्ट आई तो लोग और भी जाएँगे। तो जी। एक वो उससे कुछ नहीं, मतलब किसी का नुकसान कुछ नहीं, सब फ़ायदा ही है। मतलब चीजें सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जो इतना खर्चा ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ के, अगर उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता है, जैसे मुंबई जैसी जगह शूट करना पड़ता है, वो वहाँ के वहाँ कर सकते हैं, कम खर्चे में, कम काफ़ी बजट में। काफ़ी दिल्ली और यूपी के प्रोड्यूसर हैं, जो यहाँ आते हैं, बेचारे धक्के खाते हैं। जी। एक्टरों के पास जा रहे हैं, डायरेक्टरों के पास जा रहे हैं, कोई उनको चीट कर जा रहा है, कोई उनको कुछ कर जा रहा है। अब वो वहीं घर बैठे हुए बोलेंगे हमको यहाँ बनना है, तुम डायरेक्टर बताओ किस किस को ला सकते हो। तो आपने बोल दिया कि मैं फला एक्टर ला सकता, फला सबको पेमेंट पहुँचा दिया, वो आ गए वहाँ पर, घर बैठे उन्होंने फिल्म बना ली और अच्छा अपना काम कर लिया। यहाँ पर धक्के खाने से बच जाएंगे और सुविधा बहुत सारी हो जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपी के लोग ही शूटिंग करेंगे, कलकत्ता की शूटिंग भी वहाँ हो सकती है, बंगाली फिल्म की शूटिंग हो सकती है, जी। गुजराती फिल्म की शूटिंग हो सकती है, साउथ की फिल्म की शूटिंग हो सकती है। क्या पता बॉलीवुड वाले, क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा है, हॉलीवुड वाले आ जाए। 1000 स्क्वायर फीट के अंदर बन रहा है ना। तो मोदी जी, 1000 एकड़। मोदी जी का कोई भी काम 1000 आंकड़े के नीचे नहीं होता है। जी। उनका 1000 से कम का मामला, मतलब वो मोदी जी का नहीं हो सकता। अगर कोई बोले कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने 900 करोड़ का घोटाला किया, तो बोले कि नहीं वो हमारा हो ही नहीं सकता आदमी, हमारा तो मैत्रा मतलब घोटाले करने वाले लोग भी मजाक कर रहा हूँ सरकार से जुड़े हैं। ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा जोक्स कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि उनको 1000 से नीचे की तो संख्या पता ही नहीं है। वो हमेशा काम 1000 से शुरू करते हैं, जी। उनका बाजार जो 1000 से खुलता है। अच्छी बात है। अभी वो मेरे ख्याल से संसद भवन भी बन रहा है, जी। वो भी 1000 करोड़ के इसमें बन रहा है ना। वो करीब करीब 20,000। हाँ, मतलब 1000 से ऊपर ही है। तो 1000 करोड़ या 1000 एकड़, 1000 के आंकड़े आंकड़े के ऊपर ही सब मामला रहेगा। अच्छी बात है। और यूपी में बन रहा है, तो यहाँ हमारे महाराष्ट्र में जो यूपी है, उद्धव और पवार, या उद्धव का पावर, सबको करना चाहिए, क्योंकि उनका भी कलर एक ही है, इनका भी कलर है योगी जी का भगवा। जी। और जो इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाएगा, मैं उनको भगवा भगवा के मारूंगा। बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें की, हमारे दर्शकों का मनोरंजन भी किया। जाते जाते अपने अंदाज में, अभी लगभग सारे देश में लॉकडाउन खुल चुका है, पूरा देश अनलॉक हो चुका है, और आपकी जो आने वाली फ़िल्म है, लॉकडाउन टू अनलॉक, उसके साथ-साथ शुभकामनाएँ क्या देंगे? आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना और दूसरी बीमारी से रखना खुद को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल, क्योंकि आप हो देश के लाल। बहुत हो चुका दुनिया में, हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक का गाना, ये जी। लॉकडाउन टू अनलॉक का। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो सुना आपने, कितने अलग ही अंदाज में इन्होंने लॉकडाउन टू अनलॉक जो इनकी आने वाली फ़िल्म है, उसका गाना आप सबको सुनाया, और बहुत सारे मुद्दों पर हमारी इनसे चर्चा हुई। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए द आबिर खान शो। ऐसे ही किसी और व्यक्ति विशेष से फिर आपको मिलवाएँगे। जय हिंद।